दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे स्टॉक डॉक्टर चैनल पर। तो आज अपन लोग क्या बात करने वाला है। दरअसल आज मैं आपको बैजू कंपनी के साथ में जुड़े हुए अभी तक के सारे प्रोग्रेसेस, सारे इश्यूज, उनके इन्वेस्टर्स के साथ में उनका क्या पंगा चल रहा है और क्या बैजू जो है वो आईपीओ के लिए जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, इसका पूरा डिटेल एनालिसिस मैं आपको वीडियो में अपना बताने वाला हूँ। ये वीडियो आगे जाके बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो बिना देरदारी के शुरू करते हैं। तो भाई, आप लोगों ने अभी तक न्यूज़ में ये देखा होगा कि बैजू ने अभी तक जो है अपना कुछ 200 मिलियन का कोई राइट इशू को रिजॉल्व कर दिया है। भाई, अब ज़्यादातर लोगों को तो पता नहीं है कि राइट इश्यूज क्या होता है, तो मैं आज आपको वो सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ पर बताने वाला हूँ। दरअसल दोस्तों, क्या होता है कि कोई भी कंपनी अगर आईपीओ उसका नहीं होता है, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, अगर मतलब बैजू का अभी तक पब्लिक लिस्टिंग नहीं हुई है, तो अब वो पैसे कैसे रेस करेगी। भाई, वो पैसे ऐसे रेस करती है कि अपनी जो स्टार्टअप की कंपनीज हैं उसके अंदर वो लोग प्राइवेट शेयर्स उनको रिलीज करते हैं, और वो इन्वेस्टर्स जो होते हैं, मतलब उनके जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पहले भी कंपनी के अंदर पैसा लगाया है, उनको वो बेचने की कोशिश करते हैं उन्हीं स्टेक्स को। अरे हाँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि भाई बैजू के साथ में इतने पंगे हो रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई कंपनी नहीं, ये एक ड्रामा कंपनी है। वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो मेरे साथ में इस वीडियो तक बने रहें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपको बता रहा था कि जब अपनी कंपनी जब प्राइवेट ही रहती है तब वो क्या करते हैं कि वो इंटरनली शेयर्स रिलीज़ करते हैं और उन शेयर्स को वो अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को बेचने की कोशिश करते हैं। अब इस प्रोसेस को कहते हैं राइट इश्यूज। मतलब ये जो राइट इशू जिसको बैजू ने स्टार्ट किया है अपनी कंपनी के अंदर, मतलब रविनंद्रन ने, अब इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है। भाई, इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये होगा कि जब बैजू ने करीब बोला कि भाई मैं 200 मिलियन के राइट इश्यूज अभी निकाल रहा हूँ, मतलब मैं करीब 200 मिलियन के शेयर्स जो है कंपनी के बाहर निकाल रहा हूँ, और उसके अंदर सभी इन्वेस्टर्स को पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर मान लो कोई इन्वेस्टर अगर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, मतलब वो अगर इसकी बिडिंग में परचेज नहीं करता है जो 200 मिलियन के जो शेयर इन्होंने निकाले हैं, तो वो इन्वेस्टर्स जो है वो हो सकता है वो अपने जो राइट्स है कंपनी के अंदर वो लूज़ कर सकता है या कम कर सकता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो बैजू ने अपने इन्वेस्टर्स को केवल एक तरफा रास्ता दिया कि भाई आपको तो करना ही है इस चीज़ को। पर क्या ये इतना आसान होगा। भाई, बैजू के पास में करीब 150 इन्वेस्टर्स हैं, 150 इन्वेस्टर। अब उस 150 इन्वेस्टर्स के अंदर 4 ऐसे इन्वेस्टर्स हैं दोस्तों जिन्होंने बैजू की नाक में दम कर रखा है। भाई, कैसे कर रखा है मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या उन 4 इन्वेस्टर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ वो कौन कौन से 4 इन्वेस्टर्स हैं। तो ऑफिशियली तो उन लोगों ने कुछ अनाउंस किया नहीं है, लेकिन जो नोटिस जिन जिन के खिलाफ जो 4 इन्वेस्टर्स हैं जो इन्होंने रिलीज़ किया है वो हैं जनरल एटलांटिक, पीक एक्सवी, सोफियाना, चैंग, जकरबर्ग, ऑल और सैंड, जो कि जॉइंटली बैजू के अंदर करीब 30% स्टेक के हकदारी हैं। पर आखिर बैजू और इन इन्वेस्टर्स के बीच की शिकायत क्या है। दरअसल इन इन्वेस्टर्स का ये मानना है कि जो बैजू का जो सीईओ है, जो अपने जो रविनंद्रन है, ठीक है, तो उन्होंने वो जो है वो इस कंपनी को रन करने के लिए फिट नहीं है और उनको अपने सीईओ के पोजीशन से इस्तीफा दे देना चाहिए। यही नहीं, ये भी चाहते हैं कि उनके जो परिवार के मेंबर्स जो कि इस कंपनी में स्टेक होल्डर्स हैं, जो कि उनकी वाइफ आती हैं उनमें, उनको भी कंपनी के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। यही नहीं, उनकी ये भी शिकायत है कि भाई बैजू ने अभी तक करीब $2.5 बिलियन जो है आलतू फालतू स्टार्टअप्स को, मतलब ये उनका कहना है कि आलतू फालतू स्टार्टअप्स को ऑक्यूपाई करने में या फिर खरीदने में लगा दिया, जिसके अंदर एक सिग्निफिकेंट जो फिगर है, जो पैसा है, वो आकाश इंस्टीट्यूट के बारे में अगर आपने सुना हो तो आकाश इंस्टीट्यूट को खरीदने में बैजू ने खर्च किया है। पर रविनंद्रन का ये कहना है कि भाई ये जो इन्वेस्टर्स जो शिकायत कर रहे हैं ये शिकायत बेबुनियाद है, क्योंकि इन्हीं 4 इन्वेस्टर्स ने अभी तक सबसे ज़्यादा मुनाफा इस कंपनी के इस जो भी स्ट्रैटेजिक डिसीजन उन्होंने लिया है उससे कमाया है। मगर क्या बात यहीं रुक गई? जी नहीं दोस्तों, क्या हुआ कि लास्ट ईयर जब बैजू ने अपने फंड को जब रेज करने के लिए कोशिश करी थी, तो उसी बीच में इन 4 इन्वेस्टर्स ने जो है वो बोर्ड ऑफ मेंबर्स से रिजाइन कर दिया। उसके चलते हुए जो इनको करीब 1 बिलियन के अराउंड जो फंडिंग रेज करनी थी
वो ना रेस करते हुए वो केवल $150 मिलियन की फंडिंग ही रेस कर पाए। अब भाई और बाकी का जो अमाउंट है मतलब करीब मतलब उन्होंने करीब $1.5 बिलियन जो है वो और उन्होंने रेस किए थे लास्ट ईयर। तो वो $1.5 बिलियन जो है वो उन्होंने प्रेडेटरी लोन के अकॉर्डिंगली उठाया। मतलब इसका मतलब है कि भाई वो लोन उनको चुकाना ही है। भाई क्या होता है स्टार्टअप के अंदर जब वो लोग फंड रेस करते हैं तो उस फंड की कोई गारंटी नहीं होती है, और ये इन्वेस्टर्स जानते हैं, वो जानते हैं कि भैया वो रिस्क ले रहे हैं। लेकिन जो लोन होता है, लोन के अंदर रिस्क नहीं होता, लोन के अंदर भाई गारंटी होती है कि अगर आपका पैसा भाई आप कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो इससे कोई उनको लेना देना नहीं है, लेकिन आपको पैसा उनको वापस करना है। उस चक्कर में $1.5 बिलियन जो है, जो एक अच्छा खासा मोटा अमाउंट है, वो लोन के तहत में बैजू ने लास्ट ईयर ले लिया था। लेकिन ये जो इन्वेस्टर्स, जो ये 4 इन्वेस्टर्स हैं, इनके फिर भी मन में तसल्ली नहीं हुई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस वीक में एक ईजीएम जो है, ईजीएम उन्होंने रखी फ्राइडे के लिए। भाई इसका ये ईजीएम क्या है, ये है स्पेशल जनरल मीटिंग। अब इस स्पेशल जनरल मीटिंग के अंदर क्या होता है कि भाई इन्वेस्टर्स को इकट्ठा किया जाता है, और इस ईजीएम का मेन पर्पस जो इन्होंने रखा था इन्वेस्टर्स ने, वो ये रखा था कि जो सीईओ है और उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से फायर करना। लेकिन रवि नंदन ने ऐसा कहा कि भाई इनके पास में ऐसे कोई राइट ही नहीं है कि है ना, मतलब वो ऐसा वोट कर सकें। जो कंपनी का जो फॉर्मेशन, जो डीड्स इन्होंने जो साइन किया है कि भाई किस बिहाफ पे इन्होंने एज ए इन्वेस्टर ज्वाइन किया है, उस डीड के अंदर क्लियरली लिखा है कि वो लोग रवि नंदन और उसके फैमिली मेम्बर्स को ओवरथ्रो नहीं कर सकते हैं। लेकिन ईजीएम तो डिसाइड हो गई, तो उन्होंने क्या किया, रवि नंदन जो है वो बेंगलोर हाई कोर्ट पहुंचे, और बेंगलोर हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने इस बारे में पिटीशन लगाई कि यार ये तो मुझे है ना अभी हटाने की बात कर रहे हैं, और ये ईजीएम होने के पहले की बात थी। और जो बेंगलोर हाई कोर्ट है उन्होंने रवि नंदन के फेवर के अंदर डिसीजन सुनाया, और उन्होंने ये बोला कि भाई ईजीएम जो है उसको तो रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उसमें जो भी डिसीजन होगा वो नल और वॉइड होगा। मतलब उसका आपके सीईओ या आपके पद से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो हो गई भाई इनके इन्वेस्टर्स के बीच में क्या चल रहा है। लेकिन इसकी वजह से क्या नुकसान हुआ, इसकी वजह से ये हुआ कि रवि नंदन ने जो $200 मिलियन का जो राइट इश्यूज किए थे, जो मैंने आपको बताया है कि जो उन्होंने शेयर्स इशू किए थे, वो 99% जो है वो सब्सक्राइब हो गए। मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने 99% शेयर्स को खरीद लिए। मतलब केवल 1% शेयर्स रह गए हैं जो कि आज नहीं तो कल सब्सक्राइब हो जाएंगे। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि $200 मिलियन जो जिसके लिए उन्होंने वो शेयर रेस किया था, उसका उन्होंने अभी तक 99% जो फिगर है, अमाउंट है, वो उन्होंने रेस कर लिया है $200 मिलियन का। लेकिन उसके बावजूद में भी बैजू जो है वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे सकता। क्यों? उसका रीज़न इन्होंने रवि नंदन ने ये बताया है कि जो अमाउंट रेस किया है ना इन्होंने, वो अमाउंट जिस अकाउंट के अंदर है, वो लीगल इश्यूज इन 4 इन्वेस्टर्स के होने की वजह से वो पैसा फंस चुका है वहाँ पर। मतलब इनके पास में पैसा तो है पर ये सैलरी निकाल नहीं सकते बिना लॉ की परमिशन के। इस वजह से अब एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो अटकी पड़ी है। तो दोस्तों आने वाले टाइम में आपको अभी और भी बैजू की कंपनी में ड्रामा दिखने वाला है। अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरीके की डिटेल्ड न्यूज़ और सरल भाषा के अंदर मैं आपको अपने हर वीडियो के अंदर लेकर आता हूँ। और मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।